अब ये वीडियो ना इन कंटिन्यूएशन टू द लास्ट लेक्चर है जो हम फीचर्स सेलियन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। ये उसकी कंटिन्यूएशन में ही है ये वाला चैप्टर भी। तो अभी हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये इतना वास्ट है और इतना बड़ा है, तो ये इसके सोर्सेज क्या थे। तो फर्स्ट है, एक तो ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिफरेंट कंट्रीज से बोरो किया गया है। बहुत सारी प्रोविजंस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, जो भी वहाँ पे लूप होल्स थे या जो भी ड्रॉबैक्स थे, फीचर्स थे, वहाँ से जो जो चीज़ अच्छी लगी वो एक्सेप्ट करते गए और इन्फ्यूज़ करते गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और सेकंड सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये दो सोर्सेज है हमारे। अब कॉन्स्टिट्यूशन के ना डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं। इनको चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट है, इसमें क्या है, ये डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19। जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस एक्ट से लिया गया है। जो फिलोसफिकल पार्ट है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, डीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये अमेरिका और आयरिश से लिया गया कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल पार्ट में प्रिंसिपल्स ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, लार्जली ड्रॉन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और जो अदर प्रोविजंस हैं वो लिए गए हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, नाउ प्रेजेंटली कॉल टू बी एज रशिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और जापान। ये सारे सोर्सेज हैं और ये डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे डिवाइडेड है उसको पढ़ना। स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लिया गया, फिलोसफिकल पार्ट क्या है, पॉलिटिकल पार्ट क्या है। अब यहाँ से हम करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द। अब फीचर्स क्या हैं जो इसको यूनिक बनाती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। फर्स्ट हम करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो इंडिया है इसके ये हमारे प्रियम्बल में भी डिफाइंड है। तो प्रियम्बल, जो हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है इंडिया टू बी सोशलिस्ट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब आगे हम इसके मीनिंग्स करेंगे कि ये क्या मतलब है इनके। सोवरेनिटी का मतलब है कि हमारे पे मीन्स नो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्फ्लुएंसर। हमारी कंट्री बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। हमें कुछ भी करने के लिए किसी से कोई परमिशन या अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। नाइदर वी आर आंसरेबल टू एनीवन फॉर एनी एक्ट्स being done in India or any decisions or law being made in India। फिर डिस्पाइट ऑफ बिंग, चाहे हमारा जो नेशन है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का मेंबर है, बट क्रिटिक्स से कि मतलब जो इंडिया है वो कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर है इसलिए ये डिपेंडेंट है। ये क्रिटिक्स का बोलना है, बट इट इज़ अ सेल्फ इम्पोज। ये जो रिस्ट्रिक्शन कॉमनवेल्थ नेशन पे लगाई जाती है ये सेल्फ इम्पोज्ड है। इट कैन बी विदड्रॉन एट फ्री विल। कोई भी कंट्री अपनी मेंबरशिप विदड्रॉ कर सकती है। एक बार जवाहरलाल नेहरू एक्सप्लेन्ड द ट्रू पोजीशन ऑफ इंडिया इन अ कॉमनवेल्थ ऑन 10 मई 1949। ही सेज दैट वी टुक अ प्लेज लॉन्ग अगो टू अचीव। मतलब हमने पूर्ण स्वराज की जो एक कसम ली थी, वी हैव अचीव्ड इट, वो हमने अचीव कर ली। अलायंस विद अनदर कंट्री नेवर मेंट म्यूचुअल कमिटमेंट। फ्री एसोसिएशन डज नॉट इन्वॉल्व सच कमिटमेंट। इट इज ओपन टू एनी मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ to go out at its own will. Though king is considered to be symbolic head, but no function is attached to him. So far constitution is concerned, king has no place and India owes no allegiance to। चाहे हम कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट है या मेंबर है, बट इट इज़ ऑन द फ्री विल ऑफ एवरी नेशन टू विदड्रॉ इट्स मेंबरशिप एट एनी टाइम। तो ये पोजीशन है, इसलिए इंडिया को बोलते हैं सोवरेन कंट्री है ये। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये सोशलिस्ट। जो हमारी कंट्री है ये सोशलिस्ट है। इसको ध्यान से समझना, ये सोशलिस्ट कैसे है। पहले तो ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, ये बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया था प्रियम्बल में। ये जो कॉन्सेप्ट था, जो इसका मीनिंग था या फिर इसकी जो जिस्ट थी वो ऑलरेडी देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बस इसको इंक्लूड करके ना इसको स्पेल आउट किया।
अदरवाइज ये जो इसका सोल था ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था थ्रू डिफरेंट आर्टिकल्स, ठीक है। इट सिंपली मीन्स सम फॉर्म ऑफ ओनरशिप ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट, कि जो हमारा सोसाइटी का सोशलिज्म, ये सोशलिज्म है, ये कहाँ से पता चलता है कि हमारी जो कंट्री है वो सोशलिस्ट है। जो हम पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक जस्टिस प्रीएम्बल में, ये इसको डिफाइन करती है, इम्बाइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड इकोनॉमिक जस्टिस यूज्ड इन प्रीएम्बल इम्बाइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 39 बी एंड सी आर फ्लैग बियरर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब ये क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला है सोशलिस्ट का मतलब ये है कि right to an adequate, everyone should have right to an adequate means of livelihood, सबका हो, और जो हमारे रिसोर्सेज है उनके ऊपर कंट्रोल हो, कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, और आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड, कि हमारे जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उन पे कंट्रोल हमारा ही हो और वो सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले इसको एक्सरसाइज करने की इनके ऊपर। फिर जो सोशलिज्म की डेफिनेशन है वो डिफाइन कहीं नहीं की, इट एम्स एट एलिमिनेटिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, कि सबकी जो इनकम है उनके काम के अकॉर्डिंग उनको अप्रोप्रिएटली मिलती रहे, स्टेटस इनका इक्वल हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका, ये मेन एम है सोशलिज्म का। अब ये केस कर लेना DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 AIR सुप्रीम कोर्ट हेल्ड बेसिक पर्पस ऑफ सोशलिज्म इज टू प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ पीपल, ठीक है। एक ये केस कर लेना और एक ये केस कर लेना, एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 79 AIR सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया वेटेज गिवन टू nationalization and state ownership but it cannot be interpreted to the extent of ignoring private ownership, मतलब कि चाहे हमारे पब्लिक सेक्टर है उसको पूरा बूस्ट किया जाता है, लेकिन उसके चक्कर में हम प्राइवेट ओनरशिप को इग्नोर नहीं कर सकते, कि प्राइवेट सेक्टर और नेशनल सेक्टर को उतनी ही इम्पोर्टेंस, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है रिपब्लिक। अभी ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री है ये रिपब्लिक कैसे है, तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारा हेड ऑफ द नेशन है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पे लोगों की चलती है, सरकार की बाद में चलती है। ट्रेडिशन ऑफ हेरिडेटरी रूल है जो ख़त्म हो गया, पहले होता था कि पहले किंग होता था फिर आगे उसकी जनरेशन ही लीड करती थी गवर्नेंस को, लेकिन अभी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन के थ्रू ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया चुना जाता है। तो हमारे यहाँ पे कौन है एग्जेक्टिव हेड, हम जो प्रेसिडेंट है वो एग्जेक्टिव हेड होता है हमारे इंडिया का, प्रेसिडेंट इन इंडिया इज इलेक्टेड, और ये जो प्रेसिडेंट है ये ही इज इलेक्टेड बाय ही इज अ representative and is chosen by elected body। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेकुलर। ये जो वर्ड है एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा हुआ। तो जो हमारे प्रियम्बल में ये जो वर्ड्स हैं ना, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप एंड इट इज़ बीइंग क्लासिफाइड बाय अबव, ये जो सारे थॉट, ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं इन आर प्रियम्बल, इट इज़ बीइंग क्लासिफाइड बाय अबव अमेंडमेंट। इसका सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी ऑफ पीपल रहते हैं, जैसे डाइवर्सिटी ऑफ पीपल की डिफरेंट रिलीजन के पीपल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सबको इक्वालिटी दी गई है। तो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन है वो ओवर पावर दूसरे को नहीं करता, और इम्पोर्टेंस सिर्फ एक रिलीजन को नहीं दी जाती, चाहे वो कम्युनिटी माइनॉरिटी में है चाहे वो मेजॉरिटी में, लेकिन सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। जितने भी हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो सारे इक्वली इम्पोज होते हैं हर एक कम्युनिटी के मेंबर के लिए।
तो सेकुलरिज्म मीन्स नेवर मेंट स्टेट रिकग्नाइज पर्टिकुलर रिलीजन, ट्रीट और रिलीजन इक्वली, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ। अब जो SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो सेकुलरिज्म है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया गया था केशव नंदा भारती केस में। इसको हम लेटर स्टेज पे पढ़ेंगे कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, सेकुलरिज्म हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग, इट मीन्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स डिफरेंट रिलीजन, की हर कोई बंदा एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा। तो जो हमारी आजकल प्रेजेंट टाइम में कम्युनिटीज़ में मुस्लिम्स को या किसी भी रिलीजन को जी ये जो इतना डिस्टर्ब करते हैं, तो इनकी इन्फोर्समेंट या इसको हैंडल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में थ्रू रिट जाया जा सकता है। ये अपने राइट्स क्लेम कर सकते हैं और ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको रेक्टिफाई या फिर करेक्ट करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक। हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री भी बोलते हैं। ये डेमोक्रेसी वर्ड कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोस मीनिंग मैनी, इट मीन्स सोर्स ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट वेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है वो इलेक्ट थ्रू पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसका मतलब ये है कि ये लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है, लोगों के लिए चुनी जाती है, ठीक है। एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल द कंट्री एंड रिस्पॉन्सिबल टू पीपल। ये जो इलेक्शन होती है हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया की, ये आंसरेबल होते हैं टू द पीपल ऑफ द इंडिया। डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसका मतलब यही है कि इलेक्शन जो हमारा हेड है, हेड ऑफ द इंडिया है, वो इलेक्ट होएगा बाय द पीपल ऑफ इंडिया। सो RC पोर्डियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1993 का केस है। इसमें इन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डेमोक्रेसी इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स ऑफ पीपल रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स होते हैं लोगों के, वो रन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट को। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें हमारे इंडियन सिटीजन्स को राइट्स भी देता है। तो इसका मेन सोर्स प्रीएम्बल से आता है। These are given in the form of objectives and not in the form of which has been mentioned in part 3 of the constitution. अब part 3 of the constitution relates to fundamental rights। तो इसका जो मेन सोर्स है, इन्होंने बोला है कि ये प्रियम्बल से आ रहा है, ये जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से इसका कोई सोर्स नहीं आ रहा। अब ये जो प्रियम्बल में ये जो इंश्राइन करते हैं वर्ड जैसे जस्टिस, यहाँ से पता चलता है कि हमें राइट्स मिले हुए हैं। तो जस्टिस क्या, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, की सारे सिटीजन्स ऑफ द इंडिया को इक्वली जस्टिस, सोशली जस्टिस मिलता है यहाँ पे, इकोनॉमिक जस्टिस हमने सोशलिस्ट जो पढ़ा था उसमें भी है, और पॉलिटिकल जस्टिस भी मिलता है। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ ऑफ फेथ, कि हम किस रिलीजन को मानना चाहते हैं या किस गॉड को या कैसे किसी को पूजना चाहते हैं, ये सबकी लिबर्टी हमारे पास है। इक्वालिटी हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14 to 18 में, जिसमें हमें स्टेटस, अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेटस मिला हुआ है। फर्टर्निटी अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हमें हमारे जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उसको अश्योर करती है डिग्निटी, उस इंडिविजुअल की डिग्निटी को। एंड यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। अब ये जो डिग्निटी है ये कैसे, मतलब किसी को भी डिग्रेड नहीं किया जाता किसी भी ग्राउंड पे। जैसे हम कहते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एक एग्जांपल लगा लो कि कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन जो आर्टिकल 17 है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो अनटचेबिलिटी को उसने एबॉलिश कर दिया। तो उसका एक एग्जांपल यहाँ से भी लिया जा सकता है। तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यहाँ पे जो प्रीएम्बल है वो सेंस ऑफ ब्रदरहुड भी देता है। इसका सेंस ऑफ जस्टिस इंश्राइन थ्रू
social justice which intend to mitigate the suffering of depressed section of society and elevate them to the level of equality. अब क्या है, जो डिप्रेस्ड क्लास है या फिर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है बाय कीपिंग द रिजर्वेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे ट्राइबल पीपल है जो फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं या हिली स्टेशंस हैं जहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं पहुँचा गया, तो वहाँ पे उनको डिफरेंट एरिया ऑफ लाइफ में रिजर्वेशन दी गई है ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके। जैसे ट्राइबल पीपल है, ये जो ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं, जंगली जिनको बोलते हैं ट्राइबल, तो वो हमारी तरह नहीं रहते, तो उनको किसी भी, जैसे हम फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं एजुकेशन में या किसी और में, इनको रिजर्वेशन दी गई है ताकि इनको छूट मिल सके, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। फिर आगे इकोनॉमिक जस्टिस, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज़ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। पॉलिटिकल जस्टिस, फ्री एंड फेयर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल किंगडम, मतलब कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड, कलर पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी बंदा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 डिफाइन करता है, विद इन द लिमिट्स, विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमें पूरा हक है। राइट टू स्पीच हमें दिया गया है कि हम कुछ भी अपनी जो थॉट है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्बली। फिर लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये भी इंश्राइन करता है हमारे प्रियम्बल में थ्रू आर्टिकल 25। इट सिग्निफाई ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम एंड कॉन्शियंस, कि हम किसी को भी मान सकते हैं, हमें राइट टू फेथ है कि हम किसी भी बिलीफ सिस्टम को, किसी भी फेथ को जो किसी सिटीज़न या फिर किसी किंगडम को वायलेट नहीं करता, दूसरे के राइट को वायलेट नहीं करता, उसका फुल फ्रीडम है फेथ का और वर्शिप का। राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एनीथिंग, मतलब यहाँ पे जो सेकुलरिज्म है हमारे इंडिया में, डिफरेंट रिलीजन के पीपल यहाँ पे रहते हैं, तो अपने जो उनके जो भी रिलीजियस फेथ है उनको वो फ्रीली क्या बोलते हैं उसको, कि एक्सरसाइज कर सकते हैं या मान सकते हैं। अब इक्वालिटी हमें पूरी तरह दी गई है, ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 to 18 में। इक्वालिटी किस चीज़ की, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब में ये दी गई है आर्टिकल 16 में, और जॉब में या प्रमोशन में, तो वहाँ पे भी इक्वालिटी दी गई है कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन के ऊपर हम, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। इज सिक्योर्ड बाय अबॉलिशिंग डिस्क्रिमिनेशन टू डिप्रेस्ड क्लास और फार फ्लंग एरिया में, जो हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ी थी कि ट्राइबल एरियाज़ में जो उनको मेन स्ट्रीम लाने के लिए इन्होंने ऐसी क्लासेस को रिजर्वेशन दी गई है जिसके थ्रू ये इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें। इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस है, इसमें बोला गया वर्ड फ्रेटर्निटी assuring dignity of individual have special relevance in Indian context because of social backwardness of certain section of community who had in past been looked down upon। तो पूरी इक्वालिटी थी, जो क्लासेस पहले डिस्क्रिमिनेट की जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास सिस्टम, जो मनुस्मृति के द्वारा जो कास्ट सिस्टम इन्होंने डिवाइड किया था, वो सारा इबॉलिश किया गया थ्रू आर्टिकल 17। अब उन ग्राउंड्स के ऊपर, आप रिलीजन है, आपका फेथ है, आप बिलीव कर सकते हो, वो आर्टिकल हमें 25 देता है, लेकिन उन बेसिस पे गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, या जो लोग आपस में है वो भी डिस्क्रिमिनेशन एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, इसमें हमने बोला था कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ऑलवेज रिजिड ही होगा,
ये रिजिड है, रिजिडिटी का मतलब इन रिलेशन टू अमेंडमेंट ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए हमें एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना होता है, उसमें सारे स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर इस पावर को हम एक्सप्लॉइट, कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी अथॉरिटी इसको एक्सप्लॉइट करना चाहे तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो इतना ट्रिकी है कि इसके लिए दूसरों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। तो वहाँ पे ये सेफ गार्ड है, हमारे लिए सेफ गार्ड है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम अमेंडमेंट के रिलेशन में ही देखेंगे। तो ये रिजिड है।